नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं और उपचुनावों का एक इशारा आता हुआ दिख रहा है। क्या बहुत ज्यादा मायने निकाले जाएं? सबसे पहला तो सवाल यह है, बाय इलेक्शन है, पूरा इलेक्शन तो है नहीं, लेकिन 30 जगह विधानसभा के बाय इलेक्शन और 3 जगह लोकसभा के बाय इलेक्शन। तो इसका मतलब यह एक बड़ी संख्या है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या। 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 3 लोकसभा और 30 विधानसभा सीट के लिए ये जो उपचुनाव हैं उनके नतीजे लगभग साफ हो चुके हैं। इन सभी सीटों के लिए 30 अक्टूबर को चुनाव कराए गए थे। फुल फ्रेम जाते हैं ताकि आपको ये ढंग से दिखाई दे, ये जो ग्राफिक हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की। बिहार में जेडीयू को 1 सीट मिली, आरजेडी को 1, यानी कि जेडीयू के खाते में 1 कम हुई और आरजेडी के खाते में 1 अप। क्या यह लालू इफेक्ट है? लालू आए, इस बार उन्होंने पूरा प्रचार प्रसार किया। 30 में से अगर आप देखें, कांग्रेस अब तक 8 सीट ऊपर गई है, लेकिन अभी भी 2 नीचे है। और भारतीय जनता पार्टी 7 सीट गई है, 7 सीटें उनको मिली हैं, लेकिन 1 का घाटा हुआ है। जेडीयू आगे है और तारापुर, उसके नतीजे नीचे आप देख सकते हैं। ये बिहार की कहानी। इसके अलावा आइए बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। वहां 4 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस ने जीत हासिल की। हालांकि मध्य प्रदेश और असम में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बढ़त बनाए रखी है, लेकिन हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। खास करके मंडी लोकसभा सीट में, जो कि मुख्यमंत्री का गढ़ है, वहां पर कांग्रेस आगे है। हिमाचल प्रदेश में आपको यह भी बताते चलें कि 3 विधानसभा के जो उपचुनाव हुए उसमें भी बीजेपी कहीं नहीं है। और ये वो जगह है जहां पर अनुराग ठाकुर, जयराम ठाकुर, इन सब ने बड़ी जबरदस्त कैंपेनिंग की थी। उसके बाद भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा। अब बात करते हैं राजस्थान की। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहां पर दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं, यानी कि अशोक गहलोत के नेतृत्व में यहां पर 2 सीटें और कांग्रेस के पास आई हैं। बीजेपी को 1 का घाटा, कांग्रेस को 1 का प्लस, यानी कि 1 के बजाय अब 2 एमएलए, 2 विधायक उनके हो गए। तो ये बड़ी बड़ी बिग पिक्चर जिसे कहा जाता है। इसके अलावा आपको एक और चीज बताते चलें कि पूर्वोत्तर राज्य में, जैसे कि हमने उसका जिक्र भी किया था, चाहे असम हो या और अलग अलग जगहें हो, वहां करीब 9 सीटों में से जबरदस्त बढ़त बनाए हुए है भारतीय जनता पार्टी। सबसे पहले आपको ट्वीट दिखा दें। ममता बनर्जी ने बोला है कि सभी 4 विजयी उम्मीदवारों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई। ये जनता की जीत है, क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे बंगाल हमेशा से प्रोपेगेंडा और नफरत की राजनीति के मुकाबले विकास और एकता को चुनेगा। लोगों के आशीर्वाद से हम वादा करते हैं कि हम बंगाल को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाना जारी रखेंगे। सीधे चलते हैं एनडीटीवी के मनीष कुमार जी के पास। मनीष जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, सिर्फ बिहार का हाल नहीं, पश्चिम बंगाल की जो कहानी बन रही है और पूर्वोत्तर राज्यों में जो बात बन रही है, उन सब के बारे में आपका विश्लेषण। पहले लेकिन बिहार से शुरू करते हैं। तो ये लालू के आने के बाद, लालू प्रसाद यादव के आने के बाद, एक आरजेडी के कोटे में जरूर गया, लेकिन जेडीयू ने भी अपनी लाज रख ली 1 सीट पाकर। इसके मायने क्या निकाले जाए? पहले मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं कि तारापुर की जो सीट आपने आरजेडी के खाते में डाली है, वहां पर अभी भी 11 राउंड की मतगणना बाकी है। और जो जेडीयू के जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं, उनका जो अभी तक फासला है वो कुछ 500 से अधिक वोटों का है। तो जेडीयू को अभी भी उम्मीद है कि आने वाले 11 राउंड में ये जो रिजल्ट है, ये इसमें उलटफेर होगा और इस सीट को भी वो रिटेन करने में कामयाब होंगे। इसलिए अभी तारापुर को आरजेडी के खाते में डालना थोड़ा सा जल्दीबाजी होगा। हाँ, निश्चित रूप से कुशेश्वर स्थान की सीट को रिटेन करके नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिष्ठा बचाई है, क्योंकि ये जो पूरा चुनाव है और जो परिणाम आए हैं और जो रुझान है, वो सीधा है कि ये नीतीश बनाम तेजस्वी था, जहां कहीं ना कहीं नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के आक्रामक कैंपेनिंग के सामने अपने
पूरे चुनाव प्रबंधन के कारण जो है अपनी सीटों को बचाने में कामयाब रहे। अब यह देखना यह है कि अगले 1 से 2 घंटों के अंदर तारापुर का जो रिमेनिंग 11 राउंड है उसमें क्या होता है, क्या नीतीश का जादू चलता है या लालू यादव के कारण तारापुर की सीट के रिजल्ट पर कोई प्रतिकूल असर पड़ता है। संकेत जी, अब मनीष जी थोड़ा सा बात करें और राज्यों के बारे में। पश्चिम बंगाल में भी आपने बहुत ही बारीकी से राजनीति देखी है, कवर किया है एक एक एस्पेक्ट उस प्रदेश का। वहां 4 में से 4 तृणमूल कांग्रेस को जाना, ये कितने राष्ट्रीय रूप से जो आकांक्षाएं हैं तृणमूल कांग्रेस की, उसके लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? देखिए, जो बंगाल में जो 4 सीटें हैं, चारों सीटों पर जो आप जीत और हार का जो मार्जिन देखेंगे वो बड़ा ही एक तरह से आप कह सकते हैं कि चौंकाने वाला है। खासकर जो दिनहटा की सीट है, जहां से निशित प्रामाणिक जो अभी केंद्र में गृह राज्य मंत्री हैं, वहां से वो सांसद रहे हैं और जब विधानसभा का चुनाव लड़े थे तो वो करीब 60 वोटों से वो उस सीट को जीतने में कामयाब हुए थे। उस सीट पर जो उनका जो अपना होम कंस्टिट्यूंसी का बूथ है, वहां भी बीजेपी ट्रेल की है। वहां पर यह बात अलग है कि मतदान के दिन वहां पर बीजेपी का पोलिंग एजेंट भी नहीं था। तो कहीं ना कहीं जो 77 सीटें जीती थी आज से 5 महीने पहले, वो बीजेपी आज 70 सीटों पर सिमट गई है। और जिस प्रकार से तृणमूल जितने बड़े मार्जिन से जीत रही है, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं बंगाल के अंदर बीजेपी जो है वो कोलैप्स कर रही है। बीजेपी ने जो हवा बनाई थी वो कहीं ना कहीं वो हवा जो है अब फुस होती दिखाई दे रही है। उसमें ममता बनर्जी का जो चुनावी प्रबंधन है उसके सामने बीजेपी अब टिक नहीं रही है। आने वाले दिनों में भी कुछ सीटों पर अभी और उपचुनाव होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि बीजेपी के कुछ विधायकों ने तृणमूल ज्वाइन किया है, वो अपने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे। लगता नहीं है कि बीजेपी यहाँ से बंगाल के अंदर रिकवर कर रही है या रिकवर कर पाएगी। हाँ, असम और उत्तर पूर्व जो आप कह सकते हैं कि उनके लिए बड़े ही संतोषजनक परिणाम देने में एक तरह से उनके लिए संतोषजनक परिणाम उत्तर पूर्व से आया है। खासकर हेमंत बिस्वा शर्मा ने वो सभी सीटें जीती हैं जहां पर पिछले 3 दशकों से कांग्रेस पार्टी का कब्जा था। हालांकि ये बात अलग है कि कांग्रेस पार्टी के ही विधायकों ने इस्तीफा देकर इस बार बीजेपी की उम्मीदवार बने थे। लेकिन हाँ, उत्तर पूर्व आप कह सकते हैं बीजेपी के लिए आज के दिन एक तरह से कॉन्सोलेशन के लिए बहुत बड़ा ये बेसिस रहा है। और उत्तर पूर्व में उनका पैर जो है और जमता दिख रहा है। जिस प्रकार से बंगाल में उनका पैर उखड़ता दिख रहा है, वैसे ही उत्तर पूर्व में उनका पैर और मजबूत आज के परिणाम से दिख रहा है। संकेत बिल्कुल, पूर्वोत्तर राज्य में अपने आप को अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। इसमें बहुत लोगों का ये विश्लेषण होगा, काफी हद तक हेमंत बिस्वा शर्मा की ये देन हो सकती है। लेकिन इसका जैसे कि मनीष जी बोल रहे थे, और डिटेल्ड एनालिसिस ये आदमी तब कर सकता है जब ये नतीजे पूरी तरीके से हो जाएं, सेटल हो जाएं, खासतौर से बिहार के संदर्भ में। आइए अब अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं। आलोक वत्स हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के, और जीतू पटवारी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले जीतू जी आपसे शुरू करता हूं। आपके गृह राज्य मध्य प्रदेश में तो बड़ा निराशाजनक माहौल रहा कांग्रेस पार्टी के लिए, तो बीजेपी बड़ी मजबूती से आगे आ गई। नहीं संकेत, ये आपने जो रुझान अभी कंप्लीट चुनाव के नहीं आए हैं, मतलब अल्टीमेटली रिजल्ट नहीं आया है, पर हाँ रुझान में बीजेपी आगे है। पर ये आपको भी याद होना चाहिए, जैसा उपचुनाव में आपने सारा विश्लेषण मैंने सुना, जिस राज्य में जिसकी सरकार थी उसके पक्ष में गया है। आप वो चाहे टीएमसी का देख लो, चाहे राजस्थान का देख लो, हिमाचल ही एक ऐसा राज्य रहा जहां पे भारतीय जनता पार्टी का जो ये महंगाई डायन बनी है। मैं मानता हूं, जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, लोकसभा हम पिछली बार 3 लाख वोटों से हारे थे, इस बार उसके रिजल्ट 50,000 के आसपास है। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का जो लोगों को भावनात्मक एक उन्होंने गेन किया था, वो अपने आप कम तो हुआ है। जहां तक चुनाव का रेगांव, बीजेपी की सीट थी जो कांग्रेस आगे है और लगभग जीत भी जाएगी। मध्य प्रदेश को लेकर मैं बात की बात आई। हाँ, एक थ्रेट है हमें कि जोबट में हमारी कांग्रेस की एक पूर्व विधायक है, उनको लेके भारतीय जनता पार्टी गई थी। वो उस महिला के कारण भारतीय जनता पार्टी में गेन कर गई। वो परंपरागत कांग्रेस की सीट थी, पर पूरे नेशनल सिनेरियो में अगर आपकी समीक्षा कोई ध्यान दे
तो इसका मतलब है कि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने जो देश को जो सब्ज-बाग दिखाए थे, उसके विपरीत देश समझ रहा है कि हमारे साथ क्या हुआ। रिजल्ट ये बताते हैं। ठीक है, तो मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी को इन तो आपका कहना है चुनाव कि से ये विश्लेषण बीजेपी की तरफ से ये करना या ये बताना, जाहिर सी बात है अगर वो कुल जीत जाते या बहुत सारा जीत जाते तो वो डंके की चोट पर ये बोलते कि देखा बड़ा प्रचार हुआ लेकिन फिर भी हम जीत गए। आज ये चीज भारतीय जनता पार्टी इन नतीजों के माध्यम से नहीं कह सकती। हो सकता है पूर्वोत्तर के संदर्भ में बोले, पूरे देश भर में नहीं बोल सकती। मैं समझ गया आपकी बात। नहीं संकेत, इसमें सबसे बड़ी बात यह है, चूंकि हमने 28 उपचुनाव फेस किए हैं और 28 उपचुनाव मध्य प्रदेश में से भारतीय जनता पार्टी में वो विधायक जो हमारे टूट के उधर गए थे, उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में नेचुरल है उसके संबंध दोनों पार्टियों में। एक पार्टी में वो गया, एक पार्टी उसकी पुरानी थी, लगातार उसकी परंपरागत कॉन्स्टिट्यूंसी थी, तो इस नाते कई लोगों से व्यक्तिगत होते उसका लाभ मिलता है। आपने अभी आसाम की बात की, आसाम में कांग्रेस के प्रत्याशी या कांग्रेस के एमएलए टूट के गए थे जो परंपरागत वहां से चुन के आए थे। नहीं वो तो नेचुरल है, उन सीटों पे उनकी पेट थी। जीतू जी, जो जीता वही सिकंदर। हाँ बिल्कुल, सीधी सी बात है। जो जीता वो सिकंदर। मैं उन लोगों में से हूं ही नहीं कि कहीं भी मुंह चुरा के कोई बात बहाना या कुछ हम समीक्षक की तरह एक बात कर रहे हैं। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी अपनी लाइन पे एक अच्छे विपक्ष की भूमिका के साथ नरेंद्र मोदी और देश की सच्चाई देश को बताती रही है, बताती रहेगी। तो मैं मानता हूं कि जो चुनाव आए वो भारतीय जनता पार्टी परिणाम आ रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट आ रहे हैं। ठीक है जीतू जी, आते हैं अभी आपकी, आपने बात सुन ली। हर्षा कुमारी सिंह भी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हर्षा जी अगर आप इजाजत दें, आलोक वत्स जी इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। आलोक जी, आपसे मैं सवाल पूछूं कि ये ठीक है पूर्वोत्तर में एक बड़ी दमदार जीत रही, ठीक है मध्य प्रदेश में भी एक अच्छी जीत रही, पोजीशन कंसोलिडेट हुई, लेकिन राजस्थान में नहीं हुई। हिमाचल में तो जबरदस्त शर्मसार हार हुई। यही हाल कुछ हरियाणा में देखने को मिल रहा है। बिहार में भी कोई एकदम एक तरफा टाइप बात नहीं है। इससे क्या नतीजा क्या निकाला जाए? संकेत जी, ये आपका डबल इंजन वगैरह सब इनकम्बेंसी फैक्टर भी कोई चीज होती है जो अब देर सवेर बीजेपी पे लागू हो रही है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद कर्नाटक में हम एक सीट जीत गए या जीतने के कगार पे हैं, सिंधी। आसाम में लगभग हम और हमारे एलीज सारे सीटों पर जीत जाएंगे। मध्य प्रदेश में भी हमारा प्रदर्शन शानदार रहा है। खंडवा सीट भी हम लोकसभा जीते और 3 असेंबली सीट पे भी हम आगे चल रहे हैं। राजस्थान, पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, लगातार ममता बनर्जी बीजेपी के लोगों को तोड़ रही हैं और कम्युनल स्तर पर, और वो बंगाली को बंगाली के इस पर करके वो जो अपने पाले में कर रही हैं, ये सब का परिणाम है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि जिस दिन ममता जी का जलवा गिरेगा, जो गिरना स्वाभाविक है, ये सब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, तो हम तैयार खड़े हैं उनसे सत्ता लेने के लिए। अच्छा, तो हिमाचल में किसका जलवा था जो काम नहीं किया? ये बंगाल के संदर्भ में आप बड़ी समझाते, तो फिर हिमाचल, वहां तो कोई ममता बनर्जी नहीं है। हिमाचल में हम पर इनकम्बेंसी फैक्टर और प्राइस राइज वगैरह ये सब बहुत ज्यादा हावी हो गई, तो इसमें मानने में कोई बुराई नहीं है। आलोक जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, एक सेकंड जरा समझा दें, ऐसा कैसे है कि प्राइस राइज वगैरह और एंटी इनकम्बेंसी वगैरह हिमाचल में प्राइस राइज का मुद्दा है लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं है? देखिए, ये तो लोगों की अलग-अलग सोच है, ये अलग अलग लोगों की सोच है। वहां के लोग हो सकता है इस चीजों को झेलने में सक्षम नहीं हो, लेकिन जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज आया है पूरे हिंदुस्तान में, उसके लिए तो पैसे की जरूरत थी। जिस तरीके का कोविड अटैक आया, उसके लिए पैसे की जरूरत थी। प्रधानमंत्री कृषि योजना में हमने हर किसान के खाते में पैसे डाले, उसमें पैसे की जरूरत थी। उसके अलावा जो हमारी हमने 8 महीने तक लोगों को राशन मुहैया कराया। नहीं, मैं आपसे ये बताना चाहता हूं, अभी देखिए अभी बड़े बड़े चुनाव आने वाले हैं 5, इसमें आपको क्या लगता है कि कोई सीख लेगी बीजेपी या कुछ सोचेगी या देखेगी कि भाई कहां क्या चीज सही करनी है या ठीक करनी है? जहां भी हमें अपने नट बोल्ट कसने होंगे हम जरूर करेंगे। चुनाव के लिए हम पूरी तत्परता से लड़ेंगे और इसमें आप कोई शक नहीं है कि यूपी हम बहुत बड़े मार्जिन से जीतने जा रहे हैं।
ठीक है जीतू जी, मैं आपके पास आऊंगा अभी थोड़ी देर में। देखिए आलोक वत्स जी ने तो सीधे सीधे बोल दिया कि इसका ये मतलब है कि थोड़े नट बोल्ट कसने पड़ेंगे। अब आपके नट बोल्ट कितने कसने पड़ेंगे वो मैं आपसे अभी सवाल पूछूंगा थोड़ी देर में, कि आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस कैसे नट बोल्ट कसेगी। लेकिन हर्षा कुमारी सिंह के पास चलते हैं। हर्षा, राजस्थान के जो नतीजे देखने को आए हैं, इससे गहलोत साहब तो बड़े खुश होंगे नहीं, भले ही 2 सीटें हों। बिल्कुल, और आप जी बिल्कुल देखिए कि जो वल्लभ नगर है वो तो कांग्रेस ने रिटेन किया ही है, लेकिन धरियावत जो एक ट्राइबल सीट है, टिपिकल ट्राइबल सीट है, वहां पर कांग्रेस जीती है। और वहां पर उन्होंने एक ऐसे आदमी को टिकट दिया था जो 5 बार वहां से चुनाव लड़ा था और 2 बार जीता है, यानी कि फॉर्मर एमएलए थे वो। तो बीजेपी ने यही है कि बीजेपी ने गलत कैंडिडेट चूज किया, या उसमें कुछ बीजेपी के लिए कुछ लेसन लर्न करना जरूरी है। क्योंकि अगर हम देखते हैं तो वहां पर भी धरियावत में भी बीजेपी 3रे नंबर पे है और वल्लभ नगर में बीजेपी 4थे नंबर पे है। तो ये भी नहीं है कि दोनों सीट्स पे वो सेकंड में है या रनिंग में है या अंतर रहा है। क्योंकि अगर आप धरियावत देखेंगे तो वहां पर उन्होंने सिंपैथी फैक्टर के साथ नहीं गए, वो एक ऑर्गेनाइजेशन पर्सन के साथ गए जो जनजाति मोर्चा वहां पे चलाते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन मैन होता है वो नेसेसरीली लोकप्रिय नेता नहीं होता है, और लोकप्रियता, करिश्मा, ये सब बहुत जरूरी होता है चुनाव जीतने के लिए। सिर्फ संगठन का साथ होना, उससे चुनाव नहीं जीता जा सकता है, जबकि संगठन की भूमिका अहम रहती है, ये हम मानते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि नागराज मीणा जीते हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, और ट्राइबल वोट बैंक में जीते हैं। दूसरा जो सेकंड नंबर पे आया है वो इंडिपेंडेंट है। और यहां पे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग पहलू है संकेत, क्योंकि आपको पॉलिटिक्स पे दिलचस्पी है, इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ एक बीटीपी है, भारतीय ट्राइबल पार्टी है वहां पर, और वो धीरे धीरे अपना वजूद वहां पर बना रही है, और वो बहुत कांग्रेस और बीजेपी के लिए चैलेंज है आने वाले समय में। ये वो छोटू भाई वसावा वाली पार्टी तो नहीं है? के, और इस इलेक्शन में जी बिल्कुल, और छोटू भाई वसावा से वो लोग अलग हो रहे हैं। तो ग्राउंड की जो लीडर्स हैं उन्होंने बीटीपी के कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने एक दूसरे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को सपोर्ट किया जो बीटीपी के लोकल लीडर्स हैं। वो छोटू भाई वसावा के साथ कंफर्टेबल नहीं है। उन्होंने गहलोत सरकार के समर्थन में भी वोट डाले थे जब यहां पर कॉन्फिडेंस वोट हुआ था, और उन्होंने अब एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को सपोर्ट किया है जो सेकंड नंबर पे आए हैं। तो ये जो ट्राइबल वोट एक तरह से खिसक रहा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड रहेगा आगे के इलेक्शंस में। और जहां तक वल्लभ नगर का सवाल है, वहां पर बीजेपी 4th आई है। अब आप जानते हैं कि यहां पर गुलाबचंद कटारिया की चली है, उन्होंने ही अड़ के कहा था कि मैं ही टिकट दूंगा और कोई नहीं देगा। और यहां पर रणधीर सिंह भिंडर नंबर 2 पे आए हैं, जो एक्चुअली बीजेपी रेबल है। वसुंधरा सरकार में मिनिस्टर नहीं थे, लेकिन वसुंधरा जी के बहुत करीबी माने जाते थे। तो वो इंडिपेंडेंट बनके उनका सेकंड टाइम वो आए हैं, और पिछली बार भी उन्होंने ये इसी नंबर पे वो आए थे। तो ये जो बीजेपी में जो फैक्शनलिज्म है ना, वो भी बीजेपी के लिए काफी भारी पड़ेगी राजस्थान में। बिल्कुल बिल्कुल। हर्षा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। एक बार जीतू जी के पास वापस जाएं। जीतू पटवारी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जीतू पटवारी जी, ये जो नतीजे आए हैं, इसके बाद कांग्रेस किस तरीके से अपने नट एंड बोल्ट कसेगी? असली चुनाव तो अभी सामने आ रहे हैं 5 बड़े वाले, उसके लिए क्या बिल्कुल हर चुनाव किसी भी राजनीतिक दल के लिए, उस प्रदेश या देश के लिए महत्वपूर्ण होता है। आगे की समीक्षा होती है एक तरह से कि आप किस राह में चलना चाहते हैं। जहां तक प्रश्न है देश की वस्तु स्थिति की, मैं मानता हूं कि 99% लोग आज बिल्कुल इस सरकार से परेशान है। ये कोई पॉलिटिकल बात नहीं हो सकती, ये तो जग जाहिर बात है। भारतीय जनता पार्टी भी अब तो कबूल करती है कि महंगाई तो है, पर महंगाई इसके लिए वो कहते हैं कि हाँ मोदी जी ने वादे पूरे नहीं किए तो और कुछ बहाने बनाते हैं। ऐसे ही राज्यों की सरकारों में उपचुनाव सत्ता के साथ लगभग जाते हैं, अगर ट्रेंड पूरे देश का देखे तो। पर मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी को, खासकर मध्य प्रदेश में, हम लोगों की 2 सीट कैसे भी आनी थी। अगर 1 सीट पे हम अभी आगे चल रहे हैं, 1 सीट कंप्लीट हो गया है, तो मैं मानता हूं कि 2 सीट की हमारी आशाएं तो थी, पर लोकसभा हारनी थी। लोकसभा कांग्रेस पार्टी को ही जीतनी थी। वो चुनाव के मैनेजमेंट का है क्या है, अल्टीमेटली समीक्षा करेंगे। पर देश भर में अब आशा भरी निगाह से देश की जनता कांग्रेस पार्टी की ओर देख रही है। चुनाव से सीधा संकेत मिलते हैं। ठीक है, जीतू पटवारी जी और आलोक वत्स, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो जरा हाले एलनाबाद का जायजा लेंगे कि भाई वहां क्या हुआ, और वहां
जैसे कि मोहम्मद गजाली अभी बताएंगे कि जो कैंडिडेट जीत रहे हैं वो तो एक कहानी है, इसके अलावा एक और बड़ा रोचक पहलू रहा है एलनाबाद हरियाणा में। हिमाचल के बारे में भी उनसे बात करेंगे क्योंकि वो भी एक गजब की कहानी बन करके सामने आई है। तो आइए अब दो राज्यों का हाल लेते हैं। एक है राज्य मध्य प्रदेश और दूसरा है एक्चुअली तीन राज्य, एक मध्य प्रदेश, एक हिमाचल प्रदेश और एक हरियाणा। तो सबसे पहले अनुराग द्वारी आपके पास आना चाहेंगे। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी तो खुशी रहेगी अपने प्रदर्शन से, मेरे ख्याल कुछ पटाखे जैसी चीजें भी देखने को मिली अलग अलग जगहों पर। आपसे जानना चाहूंगा कि आपका क्या विश्लेषण है इस जीत को लेकर के। बिल्कुल संकेत, पटाखे चले थे यहाँ पर। कुछ देर पहले फुलझड़ियां छोड़ी थी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और जो प्रदेश अध्यक्ष है वीडी शर्मा और तमाम बड़े नेता थे। बीजेपी दफ्तर में ही मौजूद हूँ। दफ्तर की साज सज्जा तो हो चुकी है, अगर मेरे कैमरा पर्सन थोड़ा सा आपको दिखा पाए, फूलों की माला लगी हुई है, लेकिन अब उस तरह का शोर नहीं है, कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन जैसा आपने दूसरा सवाल पूछा कि इसके मायने क्या हैं, तो पहला तो ये कि खंडवा लोकसभा सीट जो बीजेपी के पास थी लगभग वो बरकरार है, अभी आधिकारिक नतीजे आए नहीं हैं। दूसरा जो जोबट की सीट है ये आदिवासी बहुल सीट है और ये सीट बहुत अहम थी, कांग्रेस के पास थी ये सीट काफी सालों से, जिसे बीजेपी ने छीन लिया है। कांग्रेस की ही जो पूर्व विधायक रही हैं 2 दफे की सुलोचना रावत, उनको बीजेपी ने टिकट दी और ये सीट निकाल ली। पृथ्वीपुर सीट यहाँ बृजेंद्र सिंह राठौड़, दूसरे कद्दावर नेता कांग्रेस के, जिनके निधन की वजह से सीट खाली हुई थी, कांग्रेस ने उनके पुत्र को यहां से टिकट दिया था, लेकिन बीजेपी ने समाजवादी पार्टी से आए शिशुपाल यादव को टिकट दिया और वो भी सीट कांग्रेस से छीन ली है। इसका भी आधिकारिक ऐलान बाकी है। लेकिन रैगांव की जो सीट थी वो बीजेपी के जुगल किशोर बागरी वहां से जो उनके निधन की वजह से ये सीट खाली हुई थी और उसके बाद ये सीट कांग्रेस ने बीजेपी से छीन ली है। यहाँ पर कल्पना वर्मा ने लगभग 10,000 से ज्यादा मतों से जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनको यहाँ से हरा दिया है। लेकिन इसमें मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं ये जो जीत है ये बीजेपी के अंदरूनी कलह ज्यादा है, क्योंकि जो जुगल किशोर बागरी हैं उनके पुत्रों को टिकट नहीं दिया था, बहुत घमासान मचा था, उनको मनाने की भी बहुत कोशिश की गई और उनके ही परिवार की सदस्य हैं वैसे तो प्रतिमा बागरी, लेकिन उनके पुत्रों ने इस पर सहमति नहीं जताई और आखिरकार बीजेपी को यह सीट गंवानी पड़ी। तो जो 2-2 का मैच था वो कहीं ना कहीं 3-1 से बीजेपी अपने पक्ष में ले जाती दिख रही है। इसके मायने यही हैं कि शिवराज सिंह चौहान की स्थिति और मजबूत हुई है पार्टी में, क्योंकि वैसे भी इन नतीजों का मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार के भविष्य पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन शिवराज सिंह चौहान चूंकि आसपास के प्रदेशों में बीजेपी ने कुछ मुख्यमंत्री बदले हैं, तो कई दिनों से जब भी उनकी दिल्ली यात्रा होती थी तो दिल्ली का ही उनका टिकट कटा दिया जाता था, इस तरह की खबरें होती थी। लेकिन ऐसी जीत के बाद लगभग अपनी स्थिति को और सुदृढ़ करते नजर आएंगे बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश में, शिवराज सिंह चौहान जी। अनुराग, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं मोहम्मद गजाली के पास, जो कि हमको हिमाचल और हरियाणा दोनों की बात बताएंगे। तो सबसे पहले तो गजाली, हिमाचल से शुरू करते हैं। इसकी कल्पना की थी क्या भारतीय जनता पार्टी ने कि एक ऐसी स्थिति आएगी कि एकदम बाय इलेक्शन में कुछ भी हाथ नहीं लगेगा? जी देखिए, चुनाव भाजपा जो है, आप भी जानते हैं कि मैक्सिमम स्टेट्स में जब भाजपा चुनाव लड़ती है तो वो प्रधानमंत्री के चेहरे पे चुनाव लड़ती है। इसीलिए अगर भाजपा का परफॉर्मेंस आप इस बार देखें तो आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि मंडी लोकसभा जो सीट थी 2019 में, वहां से जो सांसद थे उनका मार्जिन 4 लाख से ऊपर था। रामस्वरूप जो थे उनका 4 लाख से ऊपर मार्जिन था और उसी सीट पे भाजपा हार गई। इसी तरह जो 3 असेंबली सीट हैं उसमें से वो पहले ही 2 कांग्रेस के पास होती थी, लेकिन एक सीट जो है जो बलकोट बाई का वो सीट जो है वो भी कांग्रेस को इस बार मिल गई। और वहां पर कांग्रेस बीजेपी के लिए जो सबसे बड़ा स्पॉइलर रहा कि वहां के जो एमएलए के बेटे हैं उनको कांग्रेस ने सीट बीजेपी ने टिकट नहीं दी, वो एज ए इंडिपेंडेंट लड़े, सेकंड रनर अप रहे और वहां कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं वो चुनाव जीत गए। तो कहीं ना कहीं 2-3 चीजें कांग्रेस बीजेपी
के लिए जो उनके लिए सफलता नहीं मिली उसके कारण ये हो सकते हैं कि महंगाई का मुद्दा और जो आम मुद्दे पहले के जमाने में चुनाव में होते थे उन मुद्दों पर बाईपोल्स इस बार हिमाचल में लड़ा गया है। बीजेपी की सरकार है वहां पर, उनकी कारगुजारी पे सवाल उठाते रहे जो कैंडिडेट्स थे। बीजेपी के रिबेल कैंडिडेट जो बागी उम्मीदवार हैं वो कहीं ना कहीं गेम बिगाड़ते हुए दिखे। तो बीजेपी के लिए ये दो मेन फैक्टर रहे हैं कि लीडरशिप पे सवाल भी उठेगा अब, क्योंकि कहीं ना कहीं जयराम ठाकुर और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बारे में ये सियासी चर्चाएं चल रही थी कि कहीं इनको भी रिप्लेस ना कर दिया जाए। फिलहाल अभी इस पे क्या निर्णय होगा नहीं होगा वो बात की चीज है, लेकिन जयराम ठाकुर के लिए ये जरूर टेस्ट था क्योंकि मंडी उनका गृह जिला भी है, वहीं से आते हैं और मंडी पहले बीजेपी के पास थी, मंडी लोकसभा सीट वहां से हार हुई है। इसके अलावा जो 3 असेंबली सीट थी वहां पर भी हारी है, तो कहीं ना कहीं एक तरह के बाईपोल में क्लीन स्वीप तो हुई है। दूसरी बात, अगर प्रतिभा सिंह की बात करें जिन्होंने मंडी बाईपोल जीती है लोकसभा की, तो वो वीरभद्र सिंह की पत्नी है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी एक परिवार जो है, एक चेहरा थे वीरभद्र, और हर पार्टी चाहती है कि आपके राज्य में एक बड़ा नेता हो। वीरभद्र सिंह के देहांत के बाद वो एक बड़े चेहरे की जो तलाश थी, तो पार्टी में इस फैमिली की जो क्लाउड कह सकते हैं या जो इन्फ्लुएंस है वो बरकरार रहेगा। दूसरी अहम चीज ये भी है कि कांग्रेस के लिए एक तरह का रिवाइवल भी है, क्योंकि कई बार जब एक सीट एक स्टेट में आप जीतते हैं तो उसका रिपल इफेक्ट भी दिखता है। पंजाब में नेतृत्व बदला गया है, राहुल गांधी पे सबकी नजर है कि हर डिसीजन वही ले रहे हैं, इसका श्रेय भी पार्टी जरूर किसी न किसी को देगी, या वो लेंगे नहीं लेंगे वो बात की चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट पंजाब के चुनाव में भी पड़ेगा कि यहां जितने डिसीजंस थे पार्टी हाईकमांड ने लिए, या वहां एआईसीसी के जो जनरल सेक्रेटरी यहां पर लगाए गए थे ऑब्जर्वर, उनकी देखरेख में चुनाव हुआ, तो उसका असर पंजाब में भी पड़ सकता है। ये तो बात हुई हिमाचल की। दिलचस्प रहा हरियाणा का चुनाव। हालांकि वहां पता था कि एलनाबाद जो सीट है, विधानसभा सीट है, वो सिरसा जिले में आती है। वहां पर पहले ही अभय चौटाला वहां के विधायक थे और इस साल कृषि कानून के खिलाफ किसानों के साथ खड़े होते हुए दिखे और विधानसभा से उन्होंने इस्तीफा दिया था। लेकिन बीजेपी ने भी बहुत जोर लगाया। बीजेपी और जेजेपी के कंबाइंड कैंडिडेट थे गोपाल कांडा जो विधायक हैं, उनके भाई गोविंद कांडा, और वहां पर किसानों ने भी बहुत जबरदस्त विरोध किया था बीजेपी का उस सीट पर। हरियाणा में एक ही सीट है। उन्होंने कहीं ना कहीं किसान यूनियन ने अभय चौटाला के समर्थन में हिंट भी किया था लोगों को। राकेश टिकैत का एक बयान भी आया था। तो कहीं ना कहीं अभय चौटाला की जो कह सकते हैं कि पार्टी का कोई एमएलए नहीं है हरियाणा में, वही एक थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और दोबारा अब चुनकर आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी कोशिश होगी कि पार्टी को दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश करें। दो दिलचस्प चीज, बीजेपी के एक कैंडिडेट की जमानत भी जब्त हुई है हिमाचल में और कांग्रेस के कैंडिडेट की जमानत जब्त हुई है हरियाणा में। तो दोनों ही पार्टीज के लिए इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, क्योंकि हरियाणा में या हर जगह यही माहौल लग रहा था कि कांग्रेस को किसान आंदोलन के समर्थन का फायदा होगा। लेकिन अगर बात करें अभय चौटाला की, तो वो उनका गढ़ है, चौटाला परिवार का, उनकी वहां जीत हुई है। किसानों के लिए भी एक तरह का उनको बल मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से बंगाल के विधानसभा चुनाव में किसान यूनियन के लोग वहां पर कैंपेन करने गए थे बीजेपी के खिलाफ कह के, यही चीज यहां भी हुई। यहां भी वो बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, सपोर्ट जो है अभय चौटाला को दी गई, तो कहीं ना कहीं उनको भी बल मिलेगा। और पहले से ही हरियाणा और पंजाब तो नर्व सेंटर है ही, केंद्र बिंदु है ही इस पूरे आंदोलन का, तो उसको भी एक बल मिलेगा। बिल्कुल। इस बहुत ही डिटेल्ड विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद गजाली, हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और खबरें जारी रहेंगी ब्रेक के बाद। और एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने ड्रग्स मामले में पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिस पर फडणवीस ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है। आज नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन साबित करें फडणवीस, मैं किसी अंडरवर्ल्ड से नहीं जुड़ा हूं। साथ ही समीर वानखेड़े पर फिर से निशाना साधते हुए नवाब मलिक ने कहा कि उनके जरिए करोड़ों रुपयों की उगाही की गई। और कल देवेंद्र जी ने ये कहा, ये जानकारी लोगों के सामने रखी कि मैं दिवाली के बाद बम फोड़ूंगा। कल से कहा जा रहा है आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि मैं किसी के बीवी को कहा गया कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है। 62 साल का जीवन इसी मुंबई शहर में बीता।
किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि नवाब मलिक किसी अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, ये कभी उंगली भी उठाकर मेरे तरफ दिखा सके। ये कहना कि जिनके अपने घर शीशे के हों औरों पे पत्थर नहीं मारते, मेरे पास कोई शीशे का घर नहीं, ना मेरे पास कोई शीश महल है। वानखेड़े के जरिए हजारों करोड़ रुपए की उगाही हुई है। इसी केस के तहत हजारों करोड़ रुपए वसूली गए। आप मालदीव में थे। मालदीव का दौरा कोई आसान नहीं होता, इतने लोग जाएंगे तो 20-30 लाख रुपए का खर्चा। ये जांच करे एनसीबी की विजिलेंस टीम की, इसका खर्चा किस अकाउंट से किया गया। किसी भी अधिकारी का शर्ट 1500 रुपए से महंगा नहीं, लेकिन समीर वानखेड़े की शर्ट 70,000 रुपए की क्यों होती है। हर दिन नया कपड़ा पहन के क्यों आते हैं, मोदी साहब से भी आगे निकल गए।